नमस्कार साथियों, क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अपने 5वें चैप्टर और हमारे 5वें चैप्टर का नाम है विधायिका। तो विधायिका में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा कि विधायिका का गठन कैसे होता है, विधायिका के कार्य क्या हैं और हमारी विधायिका कौन है। तो हमारी विधायिका है संसद और संसद का प्रमुख कार्य है कानून बनाना। आज हम लोग का इसी विषय पर फोकस रहेगा कि सदन या संसद कानून कैसे बनाती है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, कहाँ पर उल्लेखित है कि किस आधार पर हमारी संसद कानून बना सकती है। तो संविधान में तो कुछ प्रक्रियाएं दी गई हैं जिसके आधार पर कानून बना सकती है, लेकिन बहुत सारी प्रक्रियाएं नहीं दी गई हैं जो परंपरा से विकसित हुई हैं। तो इस प्रकार संविधान में उल्लेखित विधियां और परंपरा दोनों को मिलाकर के कानून बनाने की प्रक्रिया का निर्माण होता है। तो कोई भी कानून कैसे बनती है? कानून बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है जनता की इच्छा। जब तक जनता की इच्छा किसी विषय पर कानून की नहीं होगी, संसद में कोई कानून नहीं बनता। तो जनता की इच्छा को भांपते हुए, जैसे आजकल जनसंख्या नियंत्रण पर जनता की इच्छा हो रही है कि इस पर कानून बने, तो जिस मुद्दे पर जनता की इच्छा होती है समय समय पर उस मुद्दे पर संसद कानून बनाती है। लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है? कानून बनाने की प्रक्रिया है कि सबसे पहले एक कच्चा कानून बनाया जाता है जिसे राजनीति की भाषा में विधेयक कहा जाता है, बिल कहा जाता है। तो बिल बनाया जाता है किसी मंत्री के द्वारा या प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी बनाया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट मेंबर के द्वारा बनाया गया बिल पास होने की संभावना कम ही होती है। जनरली सरकारी विधेयक ही कानून बन पाता है। तो सबसे पहले विधेयक बनाया जाता है, फिर वो विधेयक जब बन जाता है तो वो सदन के पास पेश किया जाता है। सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में। अगर वो धन विधेयक नहीं है तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है पहले, और अगर वो धन विधेयक है तो उसमें कंडीशन है कि वो पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। तो सदन में पेश किए जाने के बाद फिर इसे समिति को सौंप दिया जाता है। बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटी रहती है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर विचार करती है, इसके एक एक वर्ड टू वर्ड को पढ़ती है और कोई सुझाव देना होता है तो देती है। तो कमेटी के पास जाती है, कमेटी पुनः इसमें कुछ सुझाव दे करके सदन को भेज देती है। अब सदन इस रिपोर्ट को, इस सुझाव को चाहे तो माने या ना माने। तो कमेटी के द्वारा जब सदन को पुनः दे दिया जाता है ये बिल, विधेयक, तो इस विधेयक को किसी भी एक सदन में पेश किया जाता है। फिर उस विधेयक पर चर्चा परिचर्चा होती है, बहस होता है। चर्चा होने के बाद वो विधेयक एक सदन में पारित होता है। पारित करवाने के लिए वोटिंग करवाना पड़ता है। अगर बहुत ही लोकप्रिय विधेयक है तो ध्वनि मत से भी पारित हो जाता है, और अगर 50-50 का चांसेज है तो वोटिंग होता है। अगर वोटिंग में अधिकांश मेंबर यस कह देते हैं तो वो पास हो जाता है। बहुत सारे विधेयक विशेष बहुमत से पास होते हैं, अर्थात 2/3 बहुमत से पास होते हैं, लेकिन अधिकांश विधेयक आधे से अधिक सांसदों की सहमति से पास हो सकता है। तो एक सदन में पास होने के बाद यह पुनः दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में फिर इस पर चर्चा होती है। चर्चा करने के बाद फिर उसे पारित किया जाता है, या तो चाहे वो पारित कर दे या फिर उसमें कोई सुझाव दे करके पहले सदन को, लोकसभा को भेज दे। लोकसभा फिर उस पर विचार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। धन विधेयक के मामले में तो चाहे तो नहीं भी कर सकती है। तो इस प्रकार अगर दूसरे सदन में भी पास हो गया तो ठीक है, और नहीं पास हुआ, उसमें कोई गतिरोध पैदा हो गया, जैसा कि अक्सर होता है अगर राज्यसभा में आपको बहुमत प्राप्त नहीं है तो लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और संयुक्त अधिवेशन में उसे पास कराने की कोशिश की जाती है। हमारे भारत के इतिहास में बहुत कम ही बार 3 या 4 बार जॉइंट सेशन बुलाया जा चुका है। तो जॉइंट सेशन जल्दी बुलाया नहीं जाता है, और अगर बुलाया भी जाए तो इसमें भी लोकसभा का ही पलड़ा भारी रहता है। कारण है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। तो अगर कुल मिला के गणित देखा जाए तो लोकसभा के पक्ष में ही आता है, तो इसमें लोकसभा का ही दबदबा होता है। अगर ये दूसरे सदन में भी पास हो गया तो यह फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति चाहें तो इसमें हस्ताक्षर कर सकते हैं, या फिर कोई सुझाव के लिए, पुनर्विचार के लिए संसद को भेज सकते हैं। सदन अगर उसे मान भी सकती है या नहीं भी माने, तो पुनः जब वो राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना मजबूरी हो जाता है। राष्ट्रपति यह भी कर सकते हैं कि किसी विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए ना भेज करके
उसको अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकते हैं। इस तरह के विधेयक अधिकार को पॉकेट वीटो कहते हैं। लेकिन जनरली अधिकांश केसों में राष्ट्रपति साहब जो होते हैं वो साइन कर ही देते हैं, तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद यह कानून का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार कच्चा कानून विधेयक कहलाता है। फिर उस पर चर्चा परिचर्चा वोटिंग होते होते जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तो वह फिर विधेयक कानून बन जाता है, बिल जो है वो लॉ बन जाता है। अब एक और प्रश्न है दोस्तों कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, बिल कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखा जाए तो विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। अगर कोई विधेयक मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। लेकिन अगर कोई विधेयक कोई प्राइवेट दूसरे मेंबर जो कि मंत्री नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उनके द्वारा पेश किया जाता है तो उसे निजी विधेयक कहते हैं। निजी विधेयक के पास होने की संभावना कम होती है, लेकिन सांसदों को अधिकार है कि वो अपने मन से अगर उनको कोई इच्छा हो तो वो विधेयक पेश कर सकते हैं। तो पेशी के आधार पर विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, निजी विधेयक और सरकारी विधेयक। एक और कैटेगरी है विधेयक वित्त के आधार पर कि एक वित्त विधेयक होते हैं और एक गैर वित्त विधेयक होते हैं। जो वित्त विधेयक होते हैं वो धन से संबंधित होते हैं। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर के पास है। लोकसभा का स्पीकर ही तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, मनी बिल है या नहीं है। अगर मनी बिल है तो उसे लोकसभा में ही पहले पेश किया जाता है। अगर मनी बिल नहीं है तो वो गैर वित्तीय विधेयक कहलाएगा। अब गैर वित्तीय विधेयक भी 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, संविधान संशोधन विधेयक भी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लेकिन अंतर यह होता है कि संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने की प्रक्रिया जटिल होती है, इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनके आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है, वहाँ भी यह पास कराना पड़ता है कुछ संविधान संशोधन को। तो इस प्रकार हम लोगों ने विधेयक के प्रकार को भी देख लिया और विधेयक किस प्रकार कानून बनता है यह भी हम लोगों ने देखा। तो चलिए हम लोगों ने देखा कि संसद किस प्रकार कानून को बनाती है, फिर बिल कितने प्रकार के होते हैं, सरकारी बिल, निजी बिल, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग को यह जानना है कि संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार करती है। चूँकि कार्यपालिका का निर्माण संसद के द्वारा ही होता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य ही करते हैं, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं, प्रधानमंत्री भी संसद का ही हिस्सा होते हैं। तो इनका कार्य केवल यह नहीं है कि कानून बनाना, बल्कि इनका कार्य यह भी है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण किया जाए ताकि कार्यपालिका अमर्यादित ना हो जाए, निरंकुश ना हो जाए और संविधान के दायरे से बाहर हट करके काम करना ना लगे। तो इसके नियंत्रण के 4 तरीके हैं मुख्य रूप से। पहला है वाद विवाद और बहस, दूसरा है कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति, फिर है वित्त पर नियंत्रण और चौथा है अविश्वास प्रस्ताव। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसका चर्चा करते हैं। पहला है वाद विवाद और बहस। वाद विवाद और बहस के द्वारा विधायिका अर्थात संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। कार्यपालिका कोई भी कानून लाती है तो उस पर संसद में तीखे बहस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में बहस होते हैं, फिर उस पर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछने के लिए बहुत सारे सेशन होते हैं, जैसे प्रश्नकाल होता है और 0 आवर शून्यकाल, यह भी आप लोगों ने सुना ही होगा। तो शून्यकाल में और प्रश्नकाल में संसद जो हैं वो कार्यपालिका से प्रश्न पूछ करके उन्हें परेशान करते हैं और क्लेरिफिकेशन स्पष्टीकरण चाहते हैं। ये प्रश्न कभी कभी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। तो प्रश्न पूछना, फिर उस पर बहस करना, इस प्रकार बहस करना और प्रश्न पूछ करके कार्यपालिका पर एक मोरल प्रेशर संसद बनाती है। तो ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका है कानून की स्वीकृति और अस्वीकृति। कार्यपालिका कोई भी कानून बना ले, कोई भी कानून पेश कर ले, लेकिन उसे पास करना, उसे स्वीकृत करना ये संसद का ही कार्य है। जब तक संसद उसमें अपनी स्वीकृति नहीं देती है तब तक उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए नहीं भेजा जा सकता है और वह कानून जो है कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार भले ही कार्यपालिका को बहुमत दल का समर्थन प्राप्त होता है, इसलिए अक्सर ये मुश्किलें नहीं आती है, लेकिन कभी कभी राज्यसभा में उसे बहुमत नहीं होने के कारण जो बिल होता है वो बीच में ही अटक जाता है। अर्थात लोकसभा में तो पास हो जाता है लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है।
तो ये दूसरा तरीका है कि कानून को स्वीकृत करना या अस्वीकृत करना ये सदन के हाथ में है। तीसरा है जो सबसे कारगर है वह है वित्त पर नियंत्रण। सदन जो है विशेष करके लोकसभा जो है वो भारत के जनता का, इंडियन पीपल के पैसे के कमाई का रक्षक है। हर एक एक पैसे का हिसाब सदन जो है वो कार्यपालिका से लेती है। वो बजट में अनावश्यक खर्चों की कटौती का प्रस्ताव रख सकती है। बजट भी सदन के सहमति से ही पास होता है। फिर बहुत सारे कमेटियां हैं, जैसे कैग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो कैग जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वह एक रिपोर्ट देता है। वो देखता है कि सरकार ने किसी खर्चे का जो है अनुचित उपयोग तो नहीं किया है, कोई ज़्यादा खर्च तो नहीं किया है, गलत तरीके से तो खर्च नहीं किया है, और उसके आधार पर सदन चाहे तो अगर लगे कि भ्रष्टाचार हुआ है तो आवाज़ उठाती है। और ये बहुत ही कैग की रिपोर्ट जो होती है वो बहुत ही मायने रखती है भारतीय राजनीति में। फिर उसी तरह है पैक, PAC, पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति जिसे कहते हैं। तो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर सदन जो है वो प्रेशर बनाती है कार्यपालिका पर। तो ये दूसरा तरीका हो गया वित्त पर नियंत्रण, तीसरा तरीका। और सबसे रामबाण जो है वो है अविश्वास प्रस्ताव, जिसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। अगर सदन को लगेगा कि यह सरकार निकम्मी हो चुकी है, यह सरकार जनता विरोधी हो चुकी है, तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएगी। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार हार जाती है तो सरकार को तत्काल इस्तीफा देना पड़ता है। वह सरकार सत्ता में बने रहने लायक नहीं रहती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कार्यपालिका पर नियंत्रण के 4 तरीके को देखा। पहला वाद विवाद और बहस, दूसरा कानून की स्वीकृति और अस्वीकृति, तीसरा वित्त पर नियंत्रण, और चौथा जो फाइनल था वह है अविश्वास प्रस्ताव। दोस्तों, संसदीय समितियों के बारे में आपने जरूर सुना होगा, पार्लियामेंट्री कमिटीज। बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, तो इनके बारे में आपने सुना होगा। लेकिन ये पार्लियामेंट्री कमिटीज करती क्या हैं, इनके क्या कार्य हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए हम लोग इसको जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि संसद का जो अधिवेशन होता है वो हमेशा नहीं चलता है, यह साल में 2 से 3 बार चलती है। तो संसद का जब अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तो क्या उस समय देश में कानून बनाने की प्रक्रिया या फिर अन्य कार्य नहीं होते? तो उस समय भी कार्य होते हैं। वो सारे कार्य संसदीय समितियां करती हैं। संसद का अधिवेशन तो कभी कभी होता है, लेकिन ये समितियां सालों भर कार्य करती हैं। ये समितियां जांच करती हैं बिल का, विधेयक का, और उस विधेयक पर क्या प्रस्ताव देना है, सही है गलत है, उस पर सारा जो है एक एक उसके वर्ड टू वर्ड को पढ़ने के काम ये संसदीय समितियां करती हैं। और संसदीय कमेटियां सरकार को सुझाव देती हैं कि क्या होना चाहिए, और इन सुझावों को शायद ही सरकार कभी रिजेक्ट करती है। तो इस संसदीय समितियों में पक्ष विपक्ष लगभग सभी पार्टी के सदस्य होते हैं। बहुत सारी समितियां होती हैं, कुछ मेंबर किसी समिति के सदस्य होते हैं, कुछ मेंबर दूसरे समिति के सदस्य होते हैं। इस प्रकार अभी वर्तमान में कुल 20 समितियां लगभग हैं जो कार्य कर रही हैं। जब संसद कार्य नहीं करती है उस समय ये कार्य करती हैं, ये जनता के पैसे का हिसाब रखती हैं, ये नए विधेयक के बारे में अपने सुझाव देती हैं, और बहुत ही गहराई से एक विशेषज्ञ की तरह यह कार्य सालों भर करते रहती है। इसका प्रचलन जो है वो 1983 के बाद से आना शुरू हुआ। संसदीय समितियां संसद के कार्यों को हल्का करने का काम करती हैं। अगर ये संसदीय समितियां नहीं होती तो सारे कार्यभार, सारे कार्य जो हैं केवल अधिवेशन के समय कर पाना बड़ा मुश्किल था। अधिवेशन के समय सारे कार्य सुचारू ढंग से होते हैं, इसके पीछे संसदीय समितियों का काम होता है, संसदीय समितियों का हाथ होता है, क्योंकि संसदीय समितियां पहले से ही सारा होमवर्क करके तैयार रखती हैं। जबकि जब सदन स्टार्ट होता है तो इन्हीं के माध्यम से जो है मंत्री वो पूरे तैयार होकर के किसी विधेयक को सदन के सामने पेश रखते हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि संसदीय समितियां बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी होता है। हम लोगों ने तो यह देख लिया कि संसद किस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, लेकिन हमें यह जानना भी ज़रूरी है कि संसद स्वयं पर कैसे नियंत्रण रखती है। तो संसद को स्वयं पर नियंत्रण रखने के लिए दोनों सदनों में एक स्पीकर होते हैं। लोकसभा में एक स्पीकर होते हैं जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, और एक डिप्टी स्पीकर होते हैं जिसे लोकसभा उपाध्यक्ष कहते हैं। इन दोनों का चयन
लोकसभा के अंदर के सदस्यों के द्वारा ही होता है। जनरली परंपरा यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष बहुमत दल के सदस्य होते हैं, जबकि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। उसी प्रकार राज्यसभा में सभापति जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं, वो पदेन सभापति होते हैं, और उपसभापति का चयन उन्हीं सदस्यों के बीच से होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक मॉनिटरिंग अधिकारी होते हैं जो मॉनिटर करते हैं और किसी सदस्य के द्वारा किसी प्रकार का अनुशासन भंग होने पर उसे पनिश करते हैं। हम लोग आए दिन देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में भारी हल्ला हंगामा होता है, कुर्सी टेबल फेंके जाते हैं, माइक फेंके जाते हैं, कागज़ फाड़े जाते हैं, नारेबाजी होते हैं। तो इन सारे सदस्यों पर नियम के तहत स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एक्शन लेते हैं, और बहुत सारे जो दल बदल वाले भी नियम आते हैं, उन नियमों पर भी जो दल बदल निरोधक कानून बना था 52वां संशोधन में राजीव गांधी के समय, उस कानून का सहारा लेकर के स्पीकर सदस्यों की सदस्यता चाहे तो रद्द कर सकते हैं। फिर यह भी देखते हैं कि किस प्रकार का अनुशासन भंग किया गया है। अनुशासन भंग करने के हिसाब से सदस्य को 1 दिन, 2 दिन या फिर पूरे सेशन के लिए हटाया जा सकता है। अगर ज़्यादा बात नहीं माना जाए तो फिर मार्शल अर्थात पुलिस बल का सहारा लेकर के अनुशासन भंग करने वाले सदस्य को सदन से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार बहुत सारे साधन हैं जिससे लोकसभा और राज्यसभा की गरिमा बनी रहे, अनुशासन बना रहे, इसका प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस प्रकार इस चैप्टर को, विधायिका को कंप्लीट किया। यह 5वां चैप्टर है, अभी बहुत सारे चैप्टर बाकी हैं, तो सभी पर मैं वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपके कोई दोस्त जो कि आर्ट्स नहीं लिए हैं, पॉलिटिकल साइंस नहीं लिए हैं, वह भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं सब्जेक्ट के अलावे मोटिवेशनल वीडियो भी डालता रहता हूं। तो मोटिवेशनल वीडियो डालने के लिए भी जो है अन्य जो आपके दोस्त हैं उन्हें आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। और आगे चल कर के मैं कंपटीशन के भी वीडियो MCQ भी डालूंगा, डालने का प्रयास कर रहा हूं, उस पर तैयारी चल रही है। तो इस प्रकार यह वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर कोई डाउट है तो भी लिखें, और लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।